नाजरीन, कहता है वोटर के आज के इस सफ़र में हम मौजूद हैं मगरबी उत्तर प्रदेश के तारीख़ी शहर बुलंदशहर में। और मगरबी उत्तर प्रदेश का ये शहर एनसीआर का भी हिस्सा है, लेकिन नोएडा, गाज़ियाबाद और गुड़गांव की तरह तरक्की का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं यहाँ तक नहीं पहुँचा। और जिस तरह की तरक्की एनसीआर का एक हिस्सा होने के सबब यहाँ पर इस शहर की होनी चाहिए थी, वो आज तक नहीं हुई है। सियासी तौर पर ये इलाका हमेशा अहमियत का हामिल सियासी जमातों के लिए ज़रूर रहा है, लेकिन सियासी जमातों ने यहाँ पर कई मंत्री और राज्य मंत्री दिए, चाहे वो समाजवादी की हुकूमत हो, चाहे बीएसपी की हुकूमत हो या फिर बीजेपी की हुकूमत, लेकिन यह इलाका तरक्की से दूर रहा। और क्राइम यहाँ का इतना ज़्यादा है कि यहाँ के लोग जो है क्राइम से भी परेशान हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर अगर हम बात करें तो बुलंदशहर इस वक्त बदनाम रहा है। पिछले दिनों में दिसंबर में जो वाक़या गौकशी का एक पेश आया और उसके बाद जिस तरह से सुबोध कुमार सिंह इंस्पेक्टर का यहाँ पे कत्ल किया गया, उसके साथ एक और वाक़या कत्ल का अंजाम दिया गया। इस शहर में पूरी तरह से तशद्दुद फैलाया गया और कहीं ना कहीं इस इलाके को सुलगाने की जो एक कोशिश थी, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि गंगा और जमुना के द्वाब का ये इलाका है, उन्होंने गंगा और जमुना की तहजीब की एक मिसाल पेश की और इस इलाके को तशद्दुद की उस आग में जलने से बचा लिया। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं, बुलंदशहर का ये इलाका काले आम के नाम से मशहूर है। और यहाँ पर इस वक्त बुलंदशहर के वो वोटर हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने 2014 में भी अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया और वोटिंग मशीन पर बटन दबाकर अपने नुमाइंदे का इंतखाब किया। और 2019 में एक बार फिर वो अपने हक़ का इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त 2019 में वोटिंग से पहले क्या सोचता है बुलंदशहर का वोटर, क्या कहता है बुलंदशहर का वोटर, हम उससे खुद जानने की कोशिश करेंगे। किस तरह के हालात आपको लगते हैं? और बुलंदशहर की अगर हम बात करें, 5 असेंबली सीट्स इनमें आती हैं, तरक्की के कितने काम हुए और क्या लगता है कि आपको 5 सालों में जो आपके एमपी हैं यहाँ पर भोला सिंह, उन्होंने कितना यहाँ पर काम किया, क्या तवज्जो दी? भोला सिंह ही नहीं, यहाँ पर इस धरती ने 4 मुख्यमंत्री दिए हैं, लेकिन हमारा इतना उपेक्षा हुई है। यहाँ पर मैं उद्योग व्यापार मंडल से जिला अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर कोई भी औद्योगिक क्षेत्र कुछ भी नहीं लगाया गया है। व्यापार तो ठप्प है। जीएसटी और नोटबंदी ने पहले ही कमर तोड़ रखी है। यहाँ पर कोई भी ये ट्रेन का यहाँ से लिंक दिल्ली तक भी नहीं है। इतना उपेक्षित शहर है हमारा बुलंदशहर, हर एक आदमी इसकी उपेक्षा करता है। अभी 565 करोड़ रुपए का एक सीवर का प्लान आया, इतना भ्रष्टाचार उस 565 करोड़ रुपए के उसमें हो रहा, कोई भी देखने को तैयार नहीं है। अगर ये 565 करोड़ रुपए का सीवर का ना आकर शिक्षा और स्वास्थ्य पे आ जाता, आप देखिए यहाँ पर अस्पताल में मरीज करा रहा है, उसको ना अल्ट्रासाउंड की कोई फैसिलिटी है, ना उसकी कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलते समय पे, अस्पताल में कम से कम अस्पताल में जो मशीन है उन्हें चलाने वाला कोई नहीं है। कम से कम अस्पताल को सुधार लेते, शिक्षा का कर लेते। आज 4000 रुपये प्रति बच्चा गवर्नमेंट दे रही है सरकारी, और वो 2000 रुपये 3000 रुपये में बच्चे पढ़ रहे हैं। प्राइवेट में 2000 कम से कम 10 से 15 या 20 हजार रुपये टीचर को दिए जा रहे हैं। 60 से 70 हजार रुपये ये सरकारी स्कूल के टीचरों को दिए जा रहे हैं। लेकिन स्तर देख लो, हमारा 1 2 3 भी नहीं जानता जो बच्चा है वहाँ पर। अब वो सारे के सारे कंपटीशन करता है। गरीब का बच्चा 4000 रुपये महीने गवर्नमेंट देने के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, मैं इस बारे में केजरीवाल जी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और इस पर बिजली पानी पर काम किया। सबसे बड़ी समस्या है कि इस इलाके की क्राइम रहा है, लॉ एंड ऑर्डर रहा है। और पिछले दिनों में जिस तरह के वाक़यात यहाँ पे पेश आए, एक मशहूर वाक़या जो हो गया और बड़ा दिलसोज वो वाक़या था कि जो हाईवे पर गैंगरेप के वाक़यात अंजाम दिए गए। पिछले दिनों में भी कई ऐसे जो है घटनाएं हुई हैं। कितना आप लोग क्राइम से यहाँ पर जो है वो बेहाल हैं? क्राइम यहाँ पर बुलंदशहर में चरम सीमा पर रहे हैं। आप सियाने का उठा के देखो, गौकशी की हत्या हुई थी, वहाँ हुआ या नहीं हुआ ये पता नहीं। प्रशासन ने क्या कर दिया क्या ना कर दिया। पूरा शहर उस समय जलने के स्तर पर था। अगर प्रशासन चाहता तो नहीं जलता।
जो भी प्रशासन ये जो कर रहे हैं ये सब गलत कर रहे हैं। जितना भी जो हो रहा है ये सब जनता को परेशान कर रहे हैं। आदमी जो भी वोट देने जा रहा है वो आज भी यही पता नहीं है कि इस समय वोट कहाँ दूं, क्या करूं। सांसद होते हुए सांसद निधि वापस जा रही है, कोई बुलंदशहर में सांसद निधि लगाने को तैयार नहीं है। मैं उन सांसदों से पूछना चाहता हूं कि आपकी जो सांसद निधि जो वापस जा रही है क्यों जा रही है? इस जनता का पैसा, और तुम जनता का पैसा लूट के ले जा रहे हो। बदलाव होना चाहिए और जनता जो वोट उसे दे। अगर हम लोग सभी लोग पूरे नगर की जनता ये चाहे, जैसे हम आलू टमाटर सब्जी लेने जाते हैं तो टमाटर छांट के लेते हैं, अगर हम ऐसे ही सांसद और संसद भवन में भेजें तो आज हमारा देश सबसे ऊपर होगा। लेकिन हम सारे कांड़े लंगड़े लूले भेड़े टमाटरों को घर ले आते हैं, फिर हम उन्हें फेंकने पड़ते हैं। वो अगर ऐसा होता तो हमारी सांसद कभी सफल नहीं होगी, कभी सफल नहीं होगी। यहाँ के प्रशासन आप देख लीजिए, यहाँ कानून देख लीजिए, इतना यहाँ पे भ्रष्टाचार है कि आप बस पूछो मत। यहाँ सीवर, अध्यक्ष जी ने बताया भी सीवर के बारे में, यहाँ सीवर का इतना मामला चल रहा है। 565 करोड़ का प्रोजेक्ट है और मेरे हिसाब से कहीं भी कुछ भी खोद देते हैं, सड़क को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये सड़क को बनाया भी नहीं जा रहा है, खोद दिया डाल दिया ऐसे ही। इतने लोग यहाँ परेशान हैं, हर जगह जाम लगता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और यहाँ रोजगार का कोई भी साधन है ही नहीं। लोकल इश्यूज की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा लोकल इश्यूज आप क्या मानते हैं यहाँ के? क्योंकि जब हम विधायक या सांसद को चुनने जाते हैं तो लोकल इश्यूज भी उसमें मैटर करता है। हालांकि आम इंतखाबात में आदमी नेशनल इश्यूज पे फोकस करता है, पार्टी पे फोकस करता है कि जो सरकार बनाती है दिल्ली में। लेकिन आपके, अगर हम एमपी की बात करें और उनके काम की बात करें, इन 5 सालों में आपने क्या महसूस किया और कितना उनको आप क्रेडिट या वोट देंगे? तरक्की के नाम पे तो कुछ भी नहीं है, जीरो है। आप देखिए सब जगह बुरा हाल हो गया। सीवर लाइन के नाम पे इन्होंने सब खोद कर डाल दिया, कोई भी काम पूरा अपना तरीके से अंजाम नहीं दे रहे हैं। हमें तो ऐसी सरकार चाहिए जो बेरोजगारों को रोजगार दे। जब बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा तो अपना भी जितने क्राइम, जितने ये सब बलात्कार, ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी। लेकिन लोगों का ध्यान जो है, जब खाली आदमी बैठा होता है तो शैतान का दिमाग होता है, जब काम ही नहीं है तो शैतानियत की तरफ जाएगा आदमी। तो कोशिश ये होनी चाहिए गवर्नमेंट को, जो भी हो वो अपने बेरोजगार लोगों को रोजगार दे। और यहाँ पर कोई भी उद्योग ऐसा नहीं है, ना कोई फैक्ट्री है, कोई भी ऐसा व्यापार नहीं है कि जिसको आप बुलंदशहर को नाम से जाना जाए। जैसे हमारे ये पुर्जा है उसको पोल्ट्री के नाम से जानते हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। व्यापार के नाम पे बिल्कुल ठप है, एकदम ठप। 1952 के बाद, आम इंतखाबात के बाद 1971 तक यहाँ पर कांग्रेस का गलबा रहा और तकरीबन जो है कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो 71 तक जीत के आए। उसके बाद जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे भी यहाँ पर जीत के आए। लेकिन उन 90 में जो मंदिर आंदोलन हुआ उसका असर भी यहाँ पर दिखा और उसके बाद लगातार 5 बार बीजेपी के यहाँ से सांसद रहे हैं। 2009 में हालांकि यहाँ से समाजवादी जीती, लेकिन अगर हम वोट बैंक की सियासत की बात करें तो 77% यहाँ पर हिंदू वोट हैं और 22% तकरीबन जो है मुस्लिम वोट हैं। और हिंदुओं में भी बड़ी तादाद दलितों की और पिछड़ों की है। इसलिए हमेशा पार्टियाँ जो हैं जब भी टिकट तकसीम करती हैं तो उनका ये ध्यान रहता है कि वो ऐसे कैंडिडेट को दें जो अपना ज़ात बिरादरी के वोट बैंक को साध सके। इस बार भी यही हुआ है और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो किसी एक सियासी जमात ने की हो, ये सब ने किया है और उन्होंने इसी तरीके से वोट बांटे हैं। योगेश वर्मा जो कि गठबंधन से यहाँ पर जो है चुनावी मैदान में हैं, वो मेरठ के हालांकि रहने वाले हैं, लेकिन इस बार उनको बुलंदशहर से गठबंधन ने टिकट दिया है और वो बीएसपी के टिकट पर यहाँ से अपना दावा पेश कर रहे हैं। भोला सिंह जो हैं वो बीजेपी के हैं। 2014 में वो काफ़ी भारी मतों से यहाँ से जीते थे और उसके बाद आज 2019 में 5 सालों में उन्होंने क्या किया, यही हम यहाँ की जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उन्हीं नुमाइंदों पे अपना यकीन जाहिर करेंगे या फिर उनमें कुछ बदलाव उनको चाहिए। जिस तरह से वो ज़रूरत समझते हैं कि तरक्की को लेकर, तामीर को लेकर बदलाव होने चाहिए। बीजेपी सांसद की अगर हम बात करें, 5 सालों में भोला सिंह ने कितना काम किया? आप क्या उनके काम से इत्तेफाक रखते हैं या फिर आप मायूस हुए? बहुत मायूस हुए। जैसे लास्ट इलेक्शन में पब्लिक ने उतना सपोर्ट किया, एक इतना सम्मान दिया, इतनी वोटों से विजयी बनाया उन्हें, उसका उन्होंने कुछ रिटर्न नहीं किया पब्लिक को। आपको क्या एक उम्मीद रहती है अपने जो नुमाइंदों को आप चुनते हैं, जिस भी कैंडिडेट को आप वोट करेंगे, पिछले उम्मीदें कितनी पूरी हुई, अब क्या उम्मीद है? नहीं, हमारे बुलंदशहर में विकास तो हुआ है, ऐसा नहीं है विकास नहीं हुआ हो। ये आप देख रहे हैं रेड लाइट लग रही हैं, ये इलेक्शन चेयरमैन के इलेक्शन के बाद लगी थी यहाँ, लेकिन जब से ही बंद पड़ी हैं। विकास तो हुआ है। आप इधर चले आइए काली नदी रोड पे, आप जब जाएंगे तो पूरे आपको यहाँ से लेके वहाँ तक गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे, जबकि सारे सांसद विधायक सभी वहाँ से
सुबह शाम गुजरते हैं, सारे अधिकारी वहाँ से गुजरते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ से नहीं जाता, लेकिन वहाँ पर आज तक रोड अभी तक तैयार नहीं हो पाया। गठबंधन को वो वोट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और भोला सिंह जी से तो मैं बिल्कुल नाराज हूँ। भोला सिंह ने तो मदद कोई करी ना है। मेरी पत्नी 7 साल से बीमार है और हर 3 महीने में खून चढ़वाता हूँ मैं, और अब भी चढ़वा के आ रहा हूँ, देखो ये लग रहा हुआ है समझे। और 8 साल का मेरा बेटा है। केवल अधिकारियों ने तो थोड़ा थोड़ा मदद करी है मेरी, बाकी भोला सिंह ने कोई मदद नहीं करी है। आप गए उनके पास? जी मैं गया था, स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय में गया हूँ, वहाँ मोहर लगा के मुझे दे दी गई। आज भी कागज मेरे पास हैं, लेकिन मुझे कोई मदद वहाँ से नहीं मिली है। 7 साल से मैं परेशान हूँ जी। जी सर, ऐसा हम गांव से चांदो गांव से हमारे यहाँ भोला सिंह गए थे। गांव वाले ने ठाकुर सब हैं, मेरा नाम जय सिंह राणा है, पथराव किया उन पे, क्योंकि काम ठीक नहीं थे भोला सिंह पर। पुलिस ने आकर के वो निकाले। जब काम ही ठीक नहीं हो रहा तो क्या होगा? आपका गठबंधन को होगा वोट, बिल्कुल सब देंगे, सब चौधरी देने हमारे गांव के। वोटर यहाँ पे जो है उनका सबका अलग अलग मिजाज है, कौन किस पार्टी को सपोर्ट करता है ये तो आइंदा 18 अप्रैल को जब वोटिंग होगी और पोलिंग बूथ पर जाकर जब वो अपना वोट कास्ट करेंगे और 23 मई को जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन यहाँ के लोगों के मुद्दे हम अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो यहीं के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे उन्हीं इश्यूज़ के बारे में, उन्हीं मुद्दों के बारे में, उन्हीं मसलों के बारे में कि जो आपके असल मुद्दे हैं और उनसे आपको भटकाने की कोशिश की जाती है। लेकिन हमारे प्रोग्राम के जरिए ये आप देखेंगे कि यहाँ के लोगों के मुद्दे क्या हैं और वो क्या सोचते हैं। कहता है वोटर में। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं हम अपने इस खास प्रोग्राम कहता है वोटर में, और आज हम मौजूद हैं बुलंदशहर में। जिन मुद्दों की हम बात कर रहे थे उसी से आगे बढ़कर अब हम कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करेंगे जो बुलंदशहर के शहरी हैं और वोटर भी हैं। आप वोट करने जा रहे हैं, क्या जहन में इस बार है 2014 की वो लहर है नज़र आती है, या फिर 2019 में बहुत कुछ बदल गया और बहुत कुछ आपने इन 5 सालों में देखा और उसके हिसाब से अब आप वोट करेंगे? अगर हम आज के माहौल की बात करें तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन 5 सालों में बदल गया माहौल, और इस बेस पे आपको लगता है कि वो जो गवर्नमेंट है उसको एक बार फिर मौका देना चाहिए या फिर बदलाव और कुछ नहीं? बात करूं बदलाव की तो मुझे तो कोई बदलाव नज़र नहीं आता। बुलंदशहर की सड़कों के बारे में आप देख सकते हैं, अस्पतालों की स्थिति देख सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो लगातार चली आ रही है, मैं 70 वर्ष या 5 वर्ष की बात नहीं करूंगा, एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, जितने भी नागरिक हैं हिंदुस्तान के, वो जानते हैं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल बिल्कुल पढ़ाने योग्य नहीं है। प्राइवेट स्कूलों की स्थिति ये है कि वहाँ एनसीईआरटी के नाम पे, जबकि पिछली सरकार ने, हमारी योगी सरकार ने अध्यादेश भी जारी किया कि एनसीईआरटी की बुक लगाई जाए। एनसीईआरटी की बुक के साथ साथ वह 400, 500, 600, 1000, 2000 की किताबें भी लगाई जा रही हैं। 70 से 80% तक का कमीशन स्कूलों को दिया जाता है। अभिभावकों की जेब कट रही है। हिंदू मुसलमान के नाम पे, दलित और सवर्ण के नाम पे लड़ाया जा रहा है इस तरीके से। मेरा लोगों से ये अपील है, ना भटके, केवल इस बात पे जो ध्यान दें कि हमारी जेब ना कटे। स्कूलों के माध्यम से अनाप शनाप फीस बढ़ाई जा रही है। कोई जनप्रतिनिधि, ना भोला सिंह, ना कोई हमारा विधायक, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। अभिभावकों की जेब दोनों हाथों से काटी जा रही है स्कूल संचालकों के द्वारा। ये किसी एक सियासी जमात के नुमाइंदे की बात नहीं या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, बल्कि ये सभी ने ऐसा किया। पिछले दिनों में ये दर्द तभी बाहर आया है कि जब कहीं से उनको कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं नज़र आई, और जिस तरह की तरक्की, जिस तरह के वादे और इरादे जाहिर किए थे गवर्नमेंट ने, और वो नहीं कर पाए। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो किस तरह से अपनी उन बातों को रख रहे हैं, आप क्या कहेंगे? कि मतलब आप किसानों के लिए कुछ हुआ यहाँ पे? कुछ नहीं सर, हम तो बताएंगे कि हमको यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया किराए पे रहते हुए। हम पे 2 बच्ची हैं और 1 बेटा है। हम यहाँ किराए पे रहते हैं, गांव पड़ता है हमारा रसूलपुर। बीमारी में हम आज भी, और हम ट्री चला रहे हैं। अगर हमारी जेब में पैसा तो इलाज हो रहा, नहीं इलाज ना, या में चले जाओ 2 घंटा लाइन में लगे रहो, कुछ बिना एक पर्चा बनेगा और वही 1 से पत्ता सबको दे दिए ना, और किसी को जाएगा पहुँचो रिपोर्ट वाले के 5 पहुँचो लाओ 200 रुपये। इनको पैसा दे में बाल करने पाला, किराया दे में, क्या करें ये बताओ? जिला अस्पताल में लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत चीजें आ गई हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं, आपको क्या लगता है? कल मैडम भेजी, 3 बच्चों को लेकर 2 घंटा लाइन में लग के चले गए, उल्टी चली गई। 2 घंटा लाइन में लग के कुछ भी ना हुआ।
मैंने कि कोई बात ना, मैं कमा लूँ 2-4 दिन तेरा इलाज होएगा। फिर अमित अग्रवाल के यहाँ 100 रुपया की फीस कटवाएगा, जब 700 की दवाई वाला कहलाया। बताओ, बालकन का पेट भरूँ, किराया दूँ, क्या करूँ? अगर यहाँ पे सरकारी जो है मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हो तो जाहिर सी बात है कि प्राइवेट में नहीं जाना पड़ेगा एक गरीब आदमी को, कि वो 500 रुपये नहीं खर्च कर सकता और वो जाके वहाँ पर 1 रुपए का पर्चा बनवाकर और अपना इलाज करवा लेता है। लेकिन क्या लगता है आपको कि जो जिस तरह का इलाज होना चाहिए जो बड़े शहरों में होता है, दिल्ली जाना पड़ता है या दूसरे शहर आप जाते हैं, वो चीज़ फैसिलिटीज़ क्या सरकारी तौर पे उपलब्ध हुई है? नहीं, बुलंदशहर में अभी तक नहीं है, मगर प्रयास जारी है उनका। मगर अगर ज़मीनी तौर से देखा जाए तो बिल्कुल भी इस लिहाज से फैसिलिटी नहीं है जो अगर मरीज़ के अगर एक सेप्टिक भी सही तरीके से हो जाए तो उसका इलाज भी हो सके। यहाँ जनता इतनी परेशान है, इतनी बेहाल है कि दिल के आंसू से अगर बयान किया जाए तो दिल के आंसू लोगों के आंखों में आने बाकी हैं, बस आंखों में आ नहीं पा रहे हैं और ज़बान पे नहीं आ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा बेहाल है। स्वास्थ्य का विभाग हो चाहे कोई भी विभाग हो, बहुत बुरा हाल है। हम लोग इतने परेशान हैं। बुलंदशहर में कोई कारोबार नहीं, कोई किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर कोई छोटा कारोबार भी कारोबार करना चाहता है तो मुद्रास्फीति की वो कहा था, मुद्रा लोन कहा था सरकार ने। आप बुलंदशहर के बैंकों में जाके देख सकते हैं कितने लोगों को लोन मिला। वो विकास और रोजगार कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग नजर आती है। यहाँ पर बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर, सर विश्वास करना रियली। हम लोग अभी स्किल डेवलपमेंट के तहत एक रोजगार की ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था यहाँ बुलंदशहर सेंटर में। उसका एक बैग है मोदी जी का, उसमें लोगों को केवल ठगा गया है। आज भी चल रहा है। यहाँ मेरे भाई ये भी ट्रेनिंग सेंटर में वहाँ ट्रेनिंग करे हुए हैं, उसका सर्टिफिकेट नहीं मिला, कोई जॉब नहीं मिली। और अब क्या चला, देखिए बैग ये रहा। वहाँ पर लोगों को स्किल इंडिया का, अब लोगों को बेरोजगारी के नाम पर ठगा जा रहा है। अब बायोमेट्रिक ले लेकर गांव-गांव जा रहे हैं केवल अटेंडेंस पूरे करवाने के मकसद से। बुलंदशहर PMKY योजना का यमुनापुरम में सेंटर चला, बिल्कुल फोर्जरी के रूप में। एक सिटीजन की हैसियत से, एक वोटर की हैसियत से आपको क्या लगता है? देखिए, हालात बहुत ख़राब है। सही स्थिति तो ये है कि पूरे देश को जो पूरा चुनाव चल रहा है वो मुद्दों से हट के जाति धर्म पे, अलगाववाद पे और उन जुमले और नारों के ऊपर है जिनकी शायद देश को आवश्यकता नहीं है। हमारा फोकस होना चाहिए किसानों के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, मजदूरों के ऊपर और जनहित की समस्याओं के ऊपर। लेकिन हम देख रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री इस देश में हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये पूरे समाज के लिए एक ऐसा काम हो रहा है जिसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुद्दे की बात होनी चाहिए, किसानी की बात होनी चाहिए, लेकिन वो सारे मुद्दे आज पीछे रह गए हैं और उनके फेर में जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वो प्रधानमंत्री को फोकस करते हुए उन मुद्दों को भूल रही हैं जिनको उन्हें उठाना चाहिए। वो भी उन मुद्दों में उलझ के रह गई हैं कि राष्ट्रवाद की बहस पहले हो, हिंदू मुस्लिम की बहस पहले हो। उस पर ही पूरा देश इस वक्त चुनाव पर केंद्रित हो गया है, जबकि मुद्दे पीछे रह गए। ये है शहर का वोटर और दिल का दर्द जब जुबान पर आता है तो तस्वीर साफ हो जाती है और आप ये समझ सकते हैं कि हालात कैसे हैं। लेकिन जब हम असल मुद्दों की बात करते हैं तो जात, बिरादरी, मजहब की सियासत में असल मुद्दे वोटिंग आने तक पीछे हो जाते हैं और मजहब की सियासत, बिरादरी की सियासत, जात की सियासत इन मुद्दों पर हावी हो जाती है। ये हमारे मुल्क की तल्ख हकीकत है, लेकिन हमें इसे बर्दाश्त भी करना होगा और बदलना भी होगा और समझना भी होगा। कहता है वोटर में बुलंदशहर से आज के लिए बस इतना ही। कल किसी और शहर से हम हाजिर होंगे अपना ये ख़ास प्रोग्राम लेकर। तब तक हमें पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।